हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक ऑनलाइन। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू फूड एनालिस्ट एंड जूनियर एनालिस्ट एफएसएसआई का पार्ट नंबर 2। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पहले लेक्चर में थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हुए थे, जिसमें कि बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सेट 1 में हम लोग ने कवर अप कर लिए। तो आज हम लोग देखने वाले आगे के सेट 2 के अंदर हमारे क्वेश्चंस क्या क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी फूड एनालिस्ट एग्जाम के लिए हमने एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया, जिसके अंदर आपको अलग अलग रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक्स, एमसीक्यूज के वीडियोस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जैसे कि आप देख सकते हो, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमारे वीडियोस दिख रहे होंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग ने बहुत अच्छी एक प्लेलिस्ट बनाई है, जो कि आपको ये वाला कोर्स जो है हमारा बहुत ही जल्द हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और साथ ही साथ अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये वाले नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या तो ये वाले नीचे वाले दी हुई हमारी ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो। ठीक है। तो इस कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियोस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको डिस्कशन करने को मिलेगा। जितने भी हमारे यहाँ पर ट्यूटर्स दिखाए गए हैं, तो आपको इस कोर्स के बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप ये वाले नंबर पे व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, दिस इज द फाइनेस्ट वे टू कैरेक्टराइज अ पॉलिज्म। तो अभी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये वाला क्वेश्चन है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से क्या है कि पॉलिज्म, अब पॉलिज्म किस, सॉरी यहाँ पर मेरा क्लिक मिसक्लिक का आंसर डिस्प्ले हो गया, लेकिन सबसे पहली बात पॉलिज्म आपको पता होगा कि, तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि बेसिकली देखा जाए तो हमारा पॉलीजोम्स मतलब कि आपको पता होगा कि जेनेटिक मटेरियल कोई भी बैक्टीरिया या कोई प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल का या कोई भी मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, वो एक सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है। जो कि वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल पे बेस्ड है, जिसके कारण हमको पता चलता है कि कोई भी फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा है तो किसका रिजल्ट है, तो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ आवर जेनेटिक मटेरियल कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन दैट हैज बीन रिलीज्ड इन आवर न्यूक्लियर। तो इसके इसके बेसिस पे हम लोग क्या देखते हैं, सेंट्रल डॉग्मा को देखते हैं, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि इसका कोर ग्रुप है। ठीक है। तो आपको इससे पता चलता है कि जितने भी सेल डिवीजन एक्टिविटीज है, फिर जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस हो रहे हैं वो कैसे कैसे हो रहे हैं, तो इसी में आता है हमारा पॉलीजोम्स। ठीक है। तो पॉलीजोम्स क्या होते हैं, तो कुछ नहीं, तो इसमें बेसिकली आपको समझ आएगा कि कोई भी पॉलीजोम को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक्टिव रीजन फॉर लिपिड सिंथेसिस, नहीं, लिपिड सिंथेसिस के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है। पॉलीजोम का कंसेप्ट भी नहीं है। फिर क्या है, एक एक्टिव रीजन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्यों, तो ऐसा क्या है कि जो पॉलीजोम होता है वो कौन सा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो सीक्वेंस दी हुई है हमारी स्ट्रैंड के ऊपर, मतलब डीएनए के ऊपर जो कुछ भी नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है, मान लो ATCGA, ऐसी कोई सीक्वेंस दी हुई है, तो उस सीक्वेंस के अंदर क्या है कि एक पॉलीजोम होता है, और पॉलीजोम के अंदर क्या है, मतलब कि ये स्ट्रैंड है अपनी, और ये स्ट्रैंड किसके अंदर होगी, हमारे क्रोमोजोम्स या जो हमारा जेनेटिक मटेरियल कंडेंस फॉर्म में रहता है उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके ऊपर जो सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर हमारा वो होता है। ठीक है। अरेंज होता है हमारा सीक्वेंस, वही जो कि एक प्रोटीन को कोड कर सके, ऐसी सीक्वेंस हमारी, उसको हम लोग पॉलीजोम बोलते हैं। क्रोमोसोम का वो मटेरियल जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, एक्टिव रीजन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये होता है हमारा पॉलीजोम्स। फिर इसी के अंदर दो कंसेप्ट और आते हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सट्रॉन्स, ये सब चीजें आप देखोगे। ठीक है। तो आने वाले क्वेश्चन में भी ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, इन प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलोकेशन बिगिंस विद द माइग्रेशन ऑफ द प्रिकर्सर प्रोटीन। तो आपको एक चीज याद होगा कि आपने जब जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखी होगी, तो आपको समझ होगा कि जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है मेन, वो ट्रांसलेशन में होता है। ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो बहुत की स्टेप्स है वो कौन से ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल पे होता है, तो होता है हमारा राइबोसोम्स। और इसीलिए इस राइबोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू डू प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द सेल। तो पर्टिकुलरली देखा जाए तो जो राइबोसोम्स होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक स्मॉल यूनिट होता है, सब यूनिट होता है, एक बिग सब यूनिट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ क्या है कि ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन के समय, कि क्या होता है कि माइग्रेशन ऑफ द प्रिकर्सर प्रोटीन, मतलब कि जो पहला प्रोटीन है, और हमेशा यार जो कोड उसके लिए रहता है, एक पहला प्रोटीन
प्रोटीन के लिए जो प्रिकर्सर प्रोटीन का जो कोडिंग रहता है तो वो कौन किससे स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखना मिथ्योनिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। बेसिकली मतलब रूल के हिसाब से बहुत सारे भी स्टार्टिंग अमीनो एसिड है, लेकिन मिथ्योनिन से ज्यादातर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या है ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस, मतलब जब ट्रांसफर आरएनए जब इसको लेके आता है तो उसका शिफ्ट होता है, तो कहाँ से होता है, तो बाय पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम ए साइट टू पी साइट। आप जानते होंगे कि जैसे ट्रांसफर आरएनए बिग यूनिट पे मतलब सब यूनिट पे लगता है ऊपर वाले, तो यहाँ पर 3 साइट होती है, ई पी और ए साइट रहती है। तो ए साइट पे पहले आता है, फिर उसके बाद जो है ए से हमारा पी में चला जाता है हमारा प्रोटीन का, क्योंकि जो हमारे पेप्टाइड्स है वो यहाँ से निकलते जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे अमीनो एसिड को लाके ड्रॉप करते हैं, फिर ट्रांसफर आरएनए आता है, कोड सीक्वेंस को देखा जाता है, फिर ये एमआरएनए की स्ट्रैंड होती है। ये आपको पता होगी प्रोसेस, जब आप सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट जान जाएंगे तब आपको इन प्रोसेस को क्लियर होता जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, फिर जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जेनेटिक कोड। तो बेसिकली आपको यहाँ पर से मैं एक और एक चीज की हाईलाइट कर देता हूँ कि जेनेटिक कोड के फंक्शन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कोई भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका पर्टिकुलर देखा जाए तो एक जेनेटिक कोड होता है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बेसिक से बताता हूँ। तो जो हमारा सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस नाइट्रोजन बेसिस ऑन द on the mRNA strand transcripted from the डीएनए से डीएनए स्ट्रैंड। तो बेसिकली हमारा सबसे पहले प्रोसेस कौन सा होता है, रेप्लिकेशन का। सेंट्रल डोग्मा का मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो रेप्लिकेशन से हमारे मतलब क्या, जो डीएनए हमारा इसके अंदर एक अमाउंट प्रेजेंट है वही उसी का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो 2 कॉपीज बनेंगी, फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। मतलब इन डीएनए स्ट्रैंड से, जैसे कि आप जानते होंगे की डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए क्या होता है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसमें थाइमिन की जगह मतलब डीएनए के अंदर हमारा क्या होता है, कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, थाइमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो थाइमिन प्रेजेंट होने के कारण आपका कौन सा हमारा आरएनए के अंदर हमारा यूरासिल होता है, ठीक है। तो उसका रिप्लेसमेंट बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड होने का उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये सब प्रोसेसेस होती है। डीएनए को हम लोग एम आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करते हैं। फिर होता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, और फिर होता है ट्रांसलेशन। फिर ट्रांसलेशन के बाद हमको क्या एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो यहाँ पर डीएनए से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डीएनए के कोड से हम लोग पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं थ्रू द ऑन द राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है जो कि हमारी हेल्प करता है इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। और ट्रांसफर आरएनए, टी आरएनए जो होता है वो हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है हमारे अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने के लिए हमारे मीडियम से लेकर वहां तक क्या बोलते हैं, राइबोसोम के ऊपर, ठीक है। तो क्या है कि कंप्लीट फ्रॉम द डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसेस है। तो द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसलेशन। बेसिकली आपने यहाँ सेंट्रल डॉग्मा देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस की एग्जैक्ट प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो ट्रांसलेशन है। और कौन सी साइट पे होती है, अगर द एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन की जगह एक्यूरेट साइट बोला होता, एक्यूरेट साइट, और यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर देता, ठीक है। रेप्लिकेशन की जगह अगर सी डाल देता कि राइबोसोम्स, ठीक है, तो राइबोसोम्स से ही करेक्ट आंसर होता, क्योंकि हमको साइट बतानी है। साइट मतलब कि पर्टिकुलर किस ऑर्गेनल में होता है सेल के, तो वो होता है राइबोसोम, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी आप हमारा रिजल्ट्स को निकाल सकते हो। यही सब चीजें हमारे कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से दी हुई है। मतलब कि क्वेश्चन के मॉडिफिकेशन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग ने इसमें हाईलाइट की हुई है, ठीक है। तो बेसिकली उसके ऊपर आप देख सकते हो, वहां पर व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां पर जाके पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका आंसर है ट्रांसलेशन। फोर्थ क्वेश्चन बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट कंसर्निंग द नेचर ऑफ जेनेटिक कोड इज एन इनएक्यूरेट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड, ठीक है।
तो जेनेटिक कोड क्या होता है, हमेशा यूनिवर्सल होता है, कॉमालेस होता है, फिर क्या है ट्रिपलेट ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, फिर कोडॉन क्या होता है, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज दी हुई है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज को आप जल्दी रिकॉल कर सके, क्योंकि जेनेटिक कोड में से ना बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछने के चांसेस है, इसका ये सब चीजें पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा जेनेटिक कोड इनएक्यूरेट कब होता है, जब हमारे जेनेटिक कोड कैसे हो इनएक्यूरेट कब होता है, जब ओवरलैपिंग हो, ठीक है। ये आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा एंजाइम, ठीक है, ट्रांसलोकेस इज द नेम फॉर दिस इलोंगेशन फैक्टर। तो बेसिकली ट्रांसलोकेस जो एंजाइम है, ये ट्रांसलोकेस एंजाइम कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, या एक तरह से कहाँ पर नीड होता है, तो ये होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, ठीक है। ट्रांसलेशन के अंदर जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है, टीआरएनए का जो बाइपेप्टाइडाइल साइड से ए साइड से पी साइड पे जो ट्रांसफर होता है उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। बाइपेप्टाइडाइल मतलब दो दो अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो उनको बाइपेप्टाइडल बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलोकेस एंजाइम कौन सा है, हमारा EFG और हमारा EF2, ये दो फैक्टर है जो कि रिलीज होने के बाद हमारा ट्रांसलोकेस एंजाइम ये रिलीज होता है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, दिस मेडिसिन प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन फ्रॉम स्टार्टिंग। ऐसा कौन सा मेडिसिन इनमें से, ये बहुत ही बेसिक और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा इसका आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि शुरू से ही ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम लोग, दिस इज नॉट ए नेसेसरी कंपोनेंट इन ट्रांसलेशन। चलो, ये आपका बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ पर होता है, साइट फॉर ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए साइट कौन सा होता है, तो मैंने आपको पता है कौन सा है, राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स पे हमारा कौन सा होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। तो मैंने वहां पिछले वाले क्वेश्चन में डायग्राम बताया था, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, बिग सब यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आता है हमारा कौन सा, ये रहता है हमारा सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर कोडॉन्स होते हैं, मतलब तीन नाइट्रोजन बेसेस की जो सीक्वेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा mRNA, ठीक है। फिर ये है हमारा राइबोसोम्स, फिर होता है राइबोसोम के बाद हमारा होता है यहाँ पर साइट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग। यही पर होता है हमारा टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को बताइए, और इसी टीआरएनए के ऊपर हमारा क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो, पूरा मैंने ट्रांसलेशन प्रोसेस को पूरा हाईलाइट कर दिया, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो मेरे को बताइए, अमीनो एसिड होता है प्रेजेंट, ठीक है, ट्रांसलेशन में। फिर लाइगेस लाइगेस का फंक्शन क्या है, मेरे को ये बताइए, ठीक है। तो पर्टिकुलर में इसका नाम भी बता देता हूँ, डीएनए लाइगेस, मतलब कि दो स्ट्रैंड जब अलग हो जाती है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब हमारा टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए कौन सा डीएनए लाइगेस एंजाइम होता है। लेकिन ट्रांसलेशन के बीच में वाला कोई हमारा यूज ही नहीं होता। एंटी कोडॉन क्या होता है, तो एंटी कोडॉन ये कोडॉन सीक्वेंस है ना, तो इसके अपोजिट जो यहाँ पर अमीनो एसिड कैरिंग करने वाला टीआरएनए जो है उसके ऊपर एंटी कोडॉन सीक्वेंस होती है, किसकी, इसकी। मतलब यहाँ पर अगर तीन 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 अमीनो एसिड ले रहे हैं, अगर यहाँ पर AUC है तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा UAG। तो ये सीक्वेंस रहेगी एंटी कोडॉन। ये वाली अगर AUC कौन सी हमारी कोडॉन सीक्वेंस है, तो एंटी कोडॉन सीक्वेंस क्या होगी, UAG, ये हो गई हमारी एंटी कोडॉन सीक्वेंस। तो ये भी तो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जो नेसेसरी कंपोनेंट है जो ट्रांसलेशन में नेसेसरी नहीं होता वो होता है हमारा लाइगेज, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है B। फिर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। दिस स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंड टीआरएनए मॉलिक्यूल दैट करेस्पॉन्ड टू इट। तो बेसिकली हमको यहाँ पर पता करना है कि ऐसा स्पेसिफिक अमीनो एसिड जिसके ऊपर हमारा ऐसा टीआरएनए है जो उसके लिए करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो वो होता है हमारा टीआरएनए सिंथेसिस। ये ऐसा अमीनो एसिड है, बेसिकली टीआरएनए सिंथेसिस को सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि हमारा टीआरएनए का प्रोडक्शन में काम करता है, ठीक है। मतलब ये एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, और हम मतलब हर एक जैसे कि आपको पता होगा कि 20 अमीनो एसिड नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कई लोग बोलते हैं 21 भी, लेकिन 20 हम लोग लेके चलते हैं ट्रेडिशनली, जैसे कि जो चीजें हमारे पास है अभी। तो 20 अमीनो एसिड के लिए ना अलग अलग स्पेसिफिक अमीनो एसिड स्पेसिफिक टीआरएनए प्रोड्यूस करने होते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है कोई भी सेल के अंदर, तो उसके लिए अलग अलग टीआरएनए सिंथेटाइज होंगे, ठीक है। इसके बारे में पूछ रहा था ये। फिर बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन पे, प्रोटीन सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रोटीन्स, ठीक है। तो क्या है प्रोटीन सिंथेसिस का, क्या है मतलब, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने वाले कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। तो रेप्लिकेटिंग द डीएनए नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस,
ठीक है, यहाँ पास एस है, यहाँ पास मिस हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं बी ऑप्शन, द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम एमआरएनए, एमआरएनए सिंथेसिस फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट, डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट। तो मैंने पीछे ही आपको मैंने बताया सेंट्रल डोगमा, ठीक है, सेंट्रल डोगमा का फ्लो दिखाया मैंने आपको। वहां पर आपको पता होगा कि हमारा सबसे पहले क्या रहता है, डीएनए रहता है, डीएनए से फिर क्या होता है, एमआरएनए होता है, एमआरएनए से फिर क्या होता है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, ठीक है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस से हमारा क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम एमआरएनए, ठीक है। तो अमीनो मतलब आपको ट्रांसलेशन की प्रोसेस को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हमारे अगले, अमीनो एसिड हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्लूड द फॉलोइंग। तो बेसिकली आपको यहाँ से जो अगले आगे के क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है पता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अमीनो एसिड जितने भी हमारे 20 के 20 अमीनो एसिड है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल का क्लासिफिकेशन, एसिडिक और किसके ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सिंपलेस्ट कौन सा है, फिर हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से है, इसका एक टेबल आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे कौन से कैसे क्वेश्चन, ये हमारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि इन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का कैसा रहता है कि जितने आपकी मेमोरी तेज है, मतलब जितना जल्दी आप चीजें रिकॉल कर सकोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीजें कैसा है कि पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर है और 800 मार्क्स का पेपर है जो कि आपको 3 आवर्स में सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको क्या है कि मेमोरी बहुत फास्ट होनी चाहिए, और चीज़ों से आप रेगुलरली अगर आप उसको देख रहे हो तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि अमीनो एसिड ऐसा है कि 20 नंबर में एसेंशियल कौन सा है, नॉन एसेंशियल कौन सा है, जब एग्जाम टाइम में हम देखते हैं तो वो प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कौन सा अमीनो एसिड है, उसका सीधा सीधा आंसर है सेरिन और थ्रियोनिन, ठीक है। तो मेरे को ये बताइए सेरिन का सिग्निफिकेंस क्या है केसिन के अंदर, मतलब यहाँ पास आपका केमिस्ट्री, फूड केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केसिन में इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये बताइए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका चीज कोआगुलेशन के समय, कि कोआगुलेशन ऑफ चीज या रेनेट कोआगुलेशन ऑफ चीज में वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के अंदर भी एमसीक्यू निकल सकते हैं, ठीक है। फिर बढ़ते 11th क्वेश्चन पे, ये तो सबको पता होगा, द 21st अमीनो एसिड इज क्या है, सेलेनोसिस्टीन, आपको सबको पता होगा ये, ठीक। बढ़ते आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज पॉजिटिवली चार्ज। देखिए अब यहाँ पास आ गया चार्ज, मतलब यहाँ पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर कौन सा फॉर्म करता है। तो पॉजिटिवली चार्ज कौन सा है बताइए, तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं हमारे लाइसिन और अर्जिनिन, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताइएगा कि आपको पता होगा कि एक हमारा अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो होता है हमारा COOH, मतलब कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीन ग्रुप NH2, और इस साथ में एक हाइड्रोजन, और यहाँ पास होता है एक वेरिएबल हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप। तो मेरे को यहाँ पर जितने भी अमीनो एसिड दिए हुए हैं तो उनके सबके फंक्शनल ग्रुप यहाँ पास आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं आखिरी को आपको एक ब्लैंक स्लाइड में ये भी बताऊंगा कि अलग अलग अमीनो एसिड के लिए कैसा चार्ट बनाए, कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बढ़ते आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, ठीक है, ये भी आ गया। अब मेरे को बताइए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड किस प्रोडक्ट में डेफिशिएट होते हैं, ठीक है, डेफिशिएट होते हैं, डेफिशिएंट, और किसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है सीरियल्स, पल्सेस, इससे ऑयल सीड्स इससे रिलेटेड। तो मेरे को बताइए कौन सा अमीनो एसिड लिमिटिंग होता है, फिर कौन सा एक्सेस में प्रेजेंट होता है, फर्स्ट लिमिटिंग अमीनो एसिड, फिर होता है सेकंड लिमिटिंग अमीनो एसिड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सल्फर के बारे में देखते हैं, तो सल्फर कौन से में होता है, तो सल्फर होता है हमारे सिस्टीन और मिथ्योनिन में। तो सिस्टीन और मिथ्योनिन, और मेरे को बताइए कि इन्हीं कंपाउंड में से एक प्रोटीन फॉर्म होता है बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मिल्क के अंदर एज अ वे प्रोटीन, ठीक है। तो मिल्क के अंदर होता है एज अ वे प्रोटीन। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके कारण हमारा मिल्क के अंदर कुक्ड फ्लेवर आता है अपॉन हीटिंग, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से ऐसा कौन सा कंपाउंड रिलीज होता है, ठीक है। कंपाउंड कौन सा है वो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कंपाउंड कौन सा है हमारा जो कि रिलीज होता है जिसके कारण हमारे अंदर कुक्ड फ्लेवर आता है, ठीक है। तो वो सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड है, उसका मैं यहाँ पास हिंट के लिए मैंने उसका ग्रुप भी लिख दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका टर्म क्या है, ठीक है। मेरे को बताइए डैश कंपाउंड क्या है, यहाँ से भी एक और क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन विच ऑफ दिस इज इनिशियल अमीनो एसिड, मैंने पहले ही बताया है। तो इनिशियल अमीनो एसिड हमेशा कौन सा होता है, मिथ्योनिन। उसका कोड क्या होता है, बेसिकली उसका कोडॉन का वो होता है AUG,
ठीक है। ये बहुत मतलब कि कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन हमेशा देखा गया है कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो पहला अमीनो एसिड रहता है वो कौन सा रहता है, मिथियोनिन ही होता है। ठीक है। फिर आता है इन द इंस्टेंस ऑफ एन अमीनो एसिड दैट प्रोड्यूसेस एसिटो एसिटिल को ए ड्यूरिंग द कैटाबोलिज्म ऑफ इट्स कार्बन स्केलेटन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बेसिकली ना यहाँ पर आपका मेटाबोलिज्म ऑफ मेटाबोलिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड से। ठीक है। मतलब कि जब इसका मेटाबॉलिज्म मतलब कि जब एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी अमीनो एसिड आता है, अगर वो एसिटो एसिटिल कोए को रिलीज कर रहा है तो वो कौन सा किस टाइप का अमीनो एसिड है, किस किस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, किसको बोलते हैं अमीनो एसिड का नेचर क्या है, तो हमेशा होता है कीटोजेनिक। ठीक है। तो क्या होता है कि कीटोजेनिक के केस में क्या प्रोड्यूस करता है अपॉन मेटाबॉलिज्म, तो वो होता है एसिटिल कोए एंजाइम, या उसको बोल सकते हो आप कीटोजेनिक ग्रुप, मतलब कीटो ग्रुप्स ना, कीटो ग्रुप वाले अमीनो एसिड को रिलीज करता है, कीटो ग्रुप्स को रिलीज करता है अपॉन रिएक्शन। यहाँ पर ग्लूकोज रिलीज होता है। ठीक है। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है। तो बेसिक चीज है ये कीटोजेनिक और ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड। बेसिक क्लासिफिकेशन है इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। तो बताइए कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक रहने वाला अमीनो एसिड कौन सा है, तो वो है हमारा आइसोल्यूसिन। मेरे को यहाँ पास बताइए आइसोल्यूसिन एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है। ठीक है। ये आपको बताना है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए आइसोल्यूसिन एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है। फिर बढ़ते हैं हमारे एग्जाम अगले। ठीक है। तो व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इमिनो एसिड। ठीक है। अब यहाँ पास आपको समझ में हो रहा है कि यहाँ की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, तो यहाँ पास है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड और इमिनो एसिड। ठीक है। तो अमीनो और इमिनो में क्या आपको डिफरेंस आ रहा है, अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हुई तो आपको पता होगा कि यहाँ पास अमीन ग्रुप आएगा, जिसके कारण क्या होता है कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन इमिन ग्रुप में क्या होता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है। तो ये ऐसा एक ही कंपाउंड है जो कि नेचुरली लकिंग अमीनो एसिड के अंदर, जिसके अंदर इमिन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, इमिन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो वो ऐसा कंपाउंड सिर्फ एक ही है केमिकल जो कि अमीनो एसिड है, वो है प्रोलीन, जो कि इमिनो एसिड है। ठीक है। तो इसका आंसर है सी। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन अमीनो एसिड एंड इम्यूनो एसिड इज 10। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन अमीनो एसिड एंड इम्यूनो एसिड इज 10। तो बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर होता है बॉन्डिंग ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विथ अमाइड ग्रुप, बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन इन द अमाइड ग्रुप, बॉन्डिंग ऑफ द नाइट्रोजन इन द कार्बोनिल ग्रुप, प्रेजेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन अमाइड एंड कार्बोनिल ग्रुप। तो बताइए, मैंने पहले ही बताया आपको कि इसके अंदर क्या होता है कि बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन इन द अमाइड ग्रुप, मतलब कि नाइट्रोजन के साथ हमारा अमाइड का कैसा बॉन्डिंग, मतलब CONH का बॉन्डिंग कैसा है। ठीक है। अमाइड ग्रुप आपको पता होगा, जब आप प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो आपको अमाइड ग्रुप पता होंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एन इम्पोर्टेंट वन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड जो कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है हमारा फिनाइलएलानाइन। ठीक है। तो फिनाइल कीटोनूरिया आपने सुना होगा, एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज है, जो कि ये वाले पर्टिकुलरली जेनेटिक डिसऑर्डर है बोल सकते हैं, या कुछ उसके अंदर क्या है कि ब्रेन की एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि फिनाइलएलानाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ दिस अमीनो एसिड इज एन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो आ ही गया ना आपको क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको यहाँ पर चार्ट कैसे बनाना है। ठीक है। तो अमीनो एसिड का चार्ट कैसे बनाना है, मैं इसी क्वेश्चन के लिए रुका था। तो अमीनो एसिड का चार्ट आपको पहले क्या बनाना है, सबसे पहले आपको ना टोटल, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इस ये वाले सेगमेंट का, आपको एक हम लोग एक शॉर्ट भी अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पे। तो टोटल आपको क्या अमीनो एसिड के अंदर क्या है, आपको टोटल 20 अमीनो एसिड को एक साइड में इनलिस्ट करना है। ठीक है। टोटल अमीनो एसिड को इनलिस्ट कर लेने का। ठीक है। सबसे पहले इनलिस्ट करने के बाद क्या यहाँ पर पहले यहाँ पर 20 अमीनो एसिड, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक पूरे इनलिस्ट करने का। फिर उनके अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है वो लिखने का। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लिखने के बाद क्या है कि आपको ईटा लिख लिया, तो इसको ऐसे रहने का रखने का। फिर इसके बाद आपको देखने का है क्या, आपको एसेंशियल, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, इसको देखना है आपको। ठीक है। फिर आपको इसी इसी टेबल में आपको लिखना है कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। ठीक है।
मतलब एसिडिक बिहेवियर शो करता है या अल्कलाइन बिहेवियर शो करता है। फिर अगर कोई एक्सेप्शन है उससे रिलेटेड, मतलब कि उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रोलिन है, प्रोलिन क्या है, हमारा इमीन ग्रुप है इसके अंदर, तो आपको लिखना है यहाँ पर प्रोलिन लिख लिए, फिर उसको उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, अमाइड है क्या है, सबसे पहले प्रोलिन लिख दिया आपने, तो अमाइड है, इमीड है, फंक्शनल ग्रुप लिख दिया, एसिडिक है तो एसिडिक लिख दिया। फिर एक्सेप्शन क्या लिखा कि इसके अंदर इमिनो एसिड है, ये एक ही है, ठीक है, ये हो गया। एसेंशियल नॉन एसेंशियल में कैसे लिखोगे, आपको तो पता होगा, मेमोनिक्स आपके हिसाब से पीवी टीम हॉल है, बाद में बाकी जितने भी बचे हम लोग यहाँ पर से लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखोगे कि फूड के अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड लिमिटिंग होते हैं, ठीक है। लिमिटिंग इन पर्टिकुलर मैंने आपको पहले ही बता दिया किससे रिलेटेड, सीरियल, पल्सेस और ऑयल सीड्स में, ठीक है। आपको देखना है, ऑयल सीड्स में तो नहीं होंगे उतना ज्यादा, लेकिन देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ जब भी आप ये सब चीजें लिखते हो तो आपको इसको एक 1 to 2 पेज में कवर अप हो जाए, इसके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ आ गया कि अमीनो एसिड का चार्ट आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर आने वाले लेक्चर्स में ये भी बताएंगे हम लोग कि विटामिन का चार्ट भी कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर है सेरीन, ठीक है, जो कि हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो देखिए यहाँ पर कोई सा भी ऐसा अमीनो एसिड नहीं है जो कि इससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर से हमारा सेरीन, ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन आर सिग्निफिकेंटली मोर पोलर देन फिनाइलैनिलीन। ल्यूसिन इज कॉमनली यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन बफर्स ऑफ द एचडीएस पेज। फिर है एस्पेरेटम इज अ एसेंशियल अमीनो एसिड। फिर आता एस्पारेटेट, सॉरी, लाइसिन इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बताइए, तो इसका आंसर है हमारा ए। तो क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, क्या, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन आर सिग्निफिकेंटली मोर पोलर देन फेनिलैनिलीन। तो पोलरिटी भी डिपेंड करती है, मतलब मैंने बताया उसकी एक्सेप्शंस क्या है, ठीक है। तो कौन सा पोलरिटी अच्छी है। ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड प्रोड्यूसेस एसिटल कोए। तो मैंने पहले ही वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है, कीटोजेनिक, ठीक है, पहले ही देखे हम लोगों ने, फिर से रिपीट हो गया, शायद नहीं, मतलब क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल गया, ऐसा कुछ रिपीट तो नहीं हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एरोमेटिक साइड चेन्स आर फाउंड इन अमीनो एसिड। फिर देखिए आपके चार्ट से रिलेटेड आ गया, मतलब यहाँ पास क्या है, सीधा सीधा फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछ लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही अमीनो एसिड दिया, यहाँ पास तीन तीन अमीनो एसिड दिया, तो वहां पास आपको पता करना होगा कौन कौन से अमीनो एसिड के अंदर एरोमेटिक ग्रुप से मतलब बेंजीन की रिंग है, ठीक है। तो है फिनाइलैनिलीन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप फाउंड इन अमीनो एसिड। तो नॉन पोलर, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी दूसरा कंपाउंड नहीं है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर रहा है, या सिर्फ कोवेलेंट, नॉन पोलर एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब सिंगल बॉन्डेड, तो कौन सा है, तो वो कौन से अमीनो एसिड है, तो वो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसिन। ग्लाइसिन में आपको पता होगा कि मिथाइल मिथेन ग्रुप होता है, ठीक है। मिथेन ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप, वो होता है CH3, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखिए क्योंकि आपको ये सब चीजें रिवाइज करते रहनी होगी और आपको वाला चार्ट प्रिपेयर करना ही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द अमीनो एसिड आर टिपिकली प्रोड्यूस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो बेसिकली आपको पता होगा कि कौन से कंपोनेंट से बनते हैं, तो कंपोनेंट्स है हमारे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कि मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के, ठीक है। अमीनो एसिड प्रोडक्शन भी वहीं से चालू होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने 25 क्वेश्चंस देख लिए हैं कि टोटल क्या क्या अमीनो एसिड और जेनेटिक्स से रिलेटेड, अमीनो एसिड से रिलेटेड हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए जो कि फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो आपको बताया होगा कि हमारा कोर्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शुरू में दे ही दी थी, तो भी एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्स कोर्स के अंदर हमारा इतने सारे ट्यूटर्स है, फिर उसके बाद हमारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस, लेक्चर के साथ साथ आपको ई बुक भी प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर सीधा रिलेवेंट चीज़ें रहेंगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट MCQs के वीडियो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर ऑफ वीडियोस भी आपको मिलेंगे। उसके अंदर अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट है, अच्छे अच्छे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब फूड केमिस्ट्री, FSSAI स्टैंडर्ड से रिलेटेड, एक्रेडिशन ऑफ लेबोरेटरीज से रिलेटेड भी बहुत सारा टॉपिक कवर अप किया गया है। तो हमारे इस कोर्स के साथ आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको ये वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करने पे या मेल करने पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अभी आने वाले क्लासेस में और भी ऐसे वाले क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमारे साथ प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसा है कि क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग उस कंसेप्ट को भी एक बार
शॉर्ट में मतलब कि ज़्यादा एग्जेजरेट ना करके हम लोग शॉर्ट में इसको कवर अप कराते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी आपको करना है तो हमारे पर्टिकुलरली डेडिकेटेड कोर्स फॉर FAE एंड JEE मतलब फूड एनालिस्ट एग्जाम और जूनियर एनालिस्ट एग्जाम के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आ गए हमारे प्रेजेंटेशन के लास्ट साइड पे। तो बेसिकली आपको वीडियो पसंद आएगा तो शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके फूड टेक्नोक्रेट्स है जो कि एग्जाम जितने भी है, मतलब कि हमारा एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बाकी सब सोशल मीडिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बेसिकली हमारे टेलीग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सअप चैनल भी हमारा अवेलेबल है, मतलब व्हाट्सअप चैनल नहीं, जहाँ पर आप वो कॉन्टैक्ट नंबर दिए वहाँ पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोर्सेज से रिलेटेड। बाकी हमारा एप्लीकेशन भी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो डाउनलोड करके आप वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारा डेडिकेटेड कोर्स भी आने वाला है उसी पे। तो बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।